हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में संविधान में कहाँ तक पहुंचे थे। तो राज्य व्यवस्था कहिए, संविधान कहिए, इस कक्षा में हम लोग सहकारी समिति देखे थे। सहकारी समिति के बारे में हमने अच्छी प्रकार से चर्चा कर दी थी, बता भी दिया था। और सहकारी समिति में हमने बताया था कि यह लंबी कक्षा नहीं है, एक छोटी सी कक्षा है और उससे जितना भी प्रश्न आता है इसको हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से बता भी दिया था। तो अब हम लोग सहकारी समिति को पार करते हैं, भाग नंबर 10 को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। रोकने का कारण ये है कि वो जो पाठ है या वह जो आपका लेक्चर बनेगा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, उसको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपका केंद्र राज्य संबंध है। तो केंद्र राज्य संबंध आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ सुनिए, जो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध का कुछ टॉपिक भाग नंबर 11 में और कुछ टॉपिक भाग नंबर 12 में पढ़ा जाएगा। तो केंद्र राज्य संबंध देखते हैं हम लोग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्त, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। आइए देख लेते हैं। संघ राज्य संघ राज्य संबंध, या तो इसी का दूसरा का नाम है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, आइए। संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध, संबंध का तात्पर्य यहां से कोई रिश्ता नाता से नहीं लिया जाता है। संविधान में संबंध का तात्पर्य लिया जाता है शक्तियों के बंटवारा से। किससे लिया जाता है दोस्त, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। कि जो हमारा भारत है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, चलिए देखते हैं। तो जो आपका संघ राज्य संबंध है, इसका वास्तविक में वर्णन भाग नंबर 11 में मिलता है। संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध का वर्णन भाग 11 में मिलता है और अनुच्छेद नंबर 245 से 263 में मिलता है। लेकिन जो संघ राज्य संबंध है, संघ राज्य संबंध में 3 प्रकार से देखा जाता है संघ राज्य संबंध। ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला वाला क्या मिलता है, दूसरा वाला क्या मिलता है और तीसरा वाला क्या मिलता है। ठीक है, तो संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में बांट कर देखा जाता है दोस्त। कितने भागों में, 3 भागों में। और ये जो 3 भाग होते हैं, ठीक है, इन तीनों भाग में या ये जो 3 भाग आपके मिलेंगे, किस किस अनुच्छेद में मिलेंगे, किस किस भाग में मिलेंगे, ध्यान से समझिए। तो केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला वाला क्या आएगा आपको, दूसरा वाला क्या मिलेगा और तीसरा वाला। तो पहला वाला मिलता है विधायी संबंध। पहला वाला क्या मिलता है दोस्त, विधायी संबंध मिलता है, पहला वाला विधायी संबंध। दूसरा वाला प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। पहला वाला मिलेगा विधायी संबंध। तीसरा वाला मिलेगा वित्तीय संबंध। तीसरा वाला मिलता है दोस्तों वित्तीय संबंध। तीसरा वाला वित्तीय संबंध। आइए देखिए, ये जो आपके विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, इन दोनों का वर्णन भाग नंबर 11 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, भाग नंबर 11 में मिलेगा। परंतु ये जो वित्तीय संबंध है, ये वाला जो वित्तीय संबंध है, इसका वर्णन भाग नंबर 12 में मिलेगा। कब मिलेगा, भाग नंबर 12 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, भाग नंबर 12 में, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, जो आपका भाग नंबर 11 है, संघ राज्य संबंध का वर्णन किस भाग में मिलेगा, 11 में। और लेकिन संघ राज्य संबंध को कितने भाग में बांटकर पढ़ा जाता है दोस्त, 3, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। जो आपका विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, इसका वर्णन भाग नंबर 11 में मिलेगा, जिसको केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा कहते हैं।
ठीक है, इसको रखा जाता है भाग नंबर 11 में, परंतु एक संबंध बढ़ जाता है वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध को भाग नंबर 12 में रखा जाता है। इसका मतलब कि जो ये आपका विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है, ठीक है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इन दोनों का वर्णन अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 के ही बीच मिलने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 245 से 263 के बीच मिलेगा, लेकिन इन दोनों का वर्णन कहां से कहां तक मिलेगा? तो अब समझिए, हम कहे हैं कि संघ राज्य संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो संघ राज्य संबंध अनुच्छेद नंबर 245 से 263 के बीच है। तो इसका मतलब कि जो आपका विधायी संबंध है 245 से लेकर अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 255 के बीच मिलेगा आपका विधायी संबंध 245 से 255। तो जो आपका प्रशासनिक संबंध है यह कहां से कहां तक मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 255 से लेकर 263 के बीच, 255 से लेकर 263। लेकिन जो वित्तीय संबंध बच गया, यह वित्तीय संबंध अनुच्छेद नंबर 263 से लेकर 293 के बीच मिलेगा। लेकिन ये वाली बात जो है अनुच्छेद नंबर 263 से 293, यह भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? भाग नंबर 12 में। इसका मतलब कि जो केंद्र राज्य संबंध है या संघ राज्य संबंध है, यह कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग नंबर 11 में भी, भाग नंबर 12 में भी। भाग नंबर 12 में वित्तीय संबंध को बताया गया है। किसको बताया गया है? वित्तीय संबंध को। लेकिन भाग नंबर 11 में आपका विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, इतना तो जान गए। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं कि इन सबको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा संघ। क्या समझेंगे? संघ। और समझेंगे संघवाद। क्या समझेंगे दोस्त? संघवाद। और हम लोग समझेंगे केंद्रीय संघवाद। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय संघवाद। केंद्रीय संघवाद भी पढ़ते हैं, और एक होता है नृजातीय संघवाद। तो नृजातीय संघवाद की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो नृजातीय संघवाद है इसका कोई अर्थ नहीं होता है केंद्रीय संघवाद, संघ, संघवाद। ध्यान से सुनिए, इसको जानने के लिए, इन सबको समझने के लिए आपको पहले चलना पड़ेगा किसके पास? संघ के पास। संघ के बाद हम लोग किसके पास आएंगे? संघवाद। उसके बाद केंद्रीय संघवाद। केंद्रीय संघवाद को जब हम लोग समझ लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में या संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध स्थापित होता है। तो इसको देखने के लिए, इसको हमने इसलिए बताया कि मैं इन सबको बताकर फिर से यहीं पर लाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ बात को आगे बता देते हैं, हमको जाना है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से जाना है, अब इस सब बात को देखते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? आएंगे। ठीक है, टॉपिक रहेगा संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध किसमें मिलेगा? भाग नंबर 11 में मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 245 से 263। परंतु संघ राज्य संबंध को कितने भाग में बांटा जाता है? 3, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। जो आपका संघ राज्य संबंध है, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 245 से 263। परंतु संघ और राज्य या केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है भारतीय संविधान के कितने भाग में किया जाता है? तो 2 भाग में किया जाता है। पहला वाला भाग नंबर 11 में भी और भाग नंबर 12 में भी। भाग नंबर 12 में वित्तीय संबंध स्थापित किया जाता है, भाग नंबर 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध स्थापित किया जाता है। प्रशासनिक और विधायी संबंध का मतलब ये कि शासन कैसे चलेगा और कानून कैसे बनेगा, ये सब बात किसमें रखी जाएगी? भाग नंबर 11 में। और वित्त, पैसा की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये वाली बात रखी जाएगी भाग नंबर 12 में। तो यहाँ से देखते हैं, लेकिन संघ राज्य संबंध का यहाँ पर भी संघ है। इस संघ का वर्णन कहाँ पर किया गया है, इसको भी बताऊंगा और बता भी दिया हूं। जब शुरू किया था मैं यह आपका टॉपिक, तभी बताए थे हमने। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको मिटा लीजिए या स्क्रीनशॉट बना लीजिए फिर से, क्योंकि यहीं पर हम आएंगे। संबंध का तात्पर्य किसी रिश्तेदारी या रिश्ते नाते से नहीं है, शक्तियों का बंटवारा से है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अच्छे हैं, अच्छे प्रकार से। अब हम लोग चलते हैं अपने संघ की ओर। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और सब कुछ देखेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं। हाँ, संघ, संघवाद, केंद्रीय संघवाद, फिर इसके बाद आपका मिलेगा अगला वाला टॉपिक क्या होगा, उसको भी देखेंगे। तो अच्छे प्रकार से साथ में लिखते चलेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हम लोगों के लिए भी। स्क्रीनशॉट तो मारने के लिए मौका दिया ही जाता है। आइए देखते हैं संघ। क्या देखेंगे दोस्त? संघ।
चलिए हम लोग देखते हैं संघ। ये जो संघ शब्द है, कौन सा शब्द मेरे दोस्त? संघ। इस संघ शब्द का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में मिलता है। अनुच्छेद नंबर 1 में कहा क्या गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है दोस्त? संघ है। जो ये भारत है, यह राज्य का क्या है? संघ। संघ का तात्पर्य हम बता दिए कि जब जैसे हमारे यहाँ राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, नेपाल, भूटान, नहीं, नेपाल भूटान देश हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सब क्या है? आपके राज्य। इन राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण किया गया, वो का है? संघ। लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका के जैसे संघ की व्यवस्था नहीं है, कनाडा के जैसे संघ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कनाडा के जैसे संघ की व्यवस्था है। भारत राज्यों का संघ है या संघ राज्य संबंध किस देश से आया है? कनाडा से आया है। ध्यान से सुनिएगा, संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। क्यों? क्योंकि कनाडा में भी जो देश है उसके अंदर छोटे छोटे राज्य हैं। इन राज्यों का एकात्मक स्वरूप, इन राज्यों का एकात्मक स्वरूप, कैसा स्वरूप? एकात्मक स्वरूप ही संघ कहलाता है। इन राज्यों का एकात्मक स्वरूप ही संघ कहलाता है। जैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाती है, और उसी तरह से हमारा जो भारत है यह छोटे छोटे हिस्से में क्या किया गया है? बांटा गया है, परंतु राज्य को स्वायत्तता नहीं दी गई है। राज्य को स्वायत्तता नहीं दी गई है। अब देखिए स्वायत्तता, संघ का मतलब हम बताएं कि छोटे छोटे राज्य मिलकर जो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, संघ हो जाते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। संविधान की भाषा में अलग अर्थ निकलेगा। जो ये संघ है, यह संघ कभी कभी अपना ही कानून प्रभावित करने लगता है, या अपना ही कानून या अपना नियम कानून क्या करता है? थोप देता है राज्यों के ऊपर भी। तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। जो राज्यों पर कानून नहीं लगना चाहिए, लग जाता है। तात्पर्य यह कि जो आपका भारत है, अब भारत के नीचे छोटे छोटे राज्य हैं, भारत एक संघ है। भारत क्या है? संघ है। छोटे छोटे राज्य इसके क्या है? नीचे है। तो ये जो संघ कानून बनाएगा, ये पूरे राज्यों पर लागू होगा। पूरे राज्यों पर क्या होगा? लागू होगा। तो यही जो आपकी क्रिया है क्या कहलाती है? संघवाद। अनुच्छेद नंबर 1 में कहा भी गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ। जो भारत राज्यों का एक संघ है, इसके कारण संघवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों? संघवाद की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन भारत को कहीं कहीं पर केंद्रीय संघवाद या अर्ध संघवाद भी कहते हैं। कहीं कहीं पर भारत को केंद्रीय संघवाद, क्या? केंद्रीय संघवाद या अर्ध संघ के नाम से भी जाना जाता है। तात्पर्य इसका क्या है कि जो भारत है, कहा जाता है कि भारत, कहा क्या जाता है? ऐसा है, संवैधानिक व्यवस्था में भी है और व्यवहारिक जीवन में भी है। जो आपका संघ है, अपनी छोटी छोटी शक्तियों को क्या किया है? हर एक राज्य के साथ शेयर किया है, यानी बांटा है, हिस्सेदारी की है। परंतु कुछ समय ऐसा आता है कि उनका कानून व्यवस्था, किसकी? राज्यों की कानून व्यवस्था न लागू होकर जो आपके देश यानी भारत की कानून व्यवस्था है, वो क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। कभी कभी देखिए, संघवाद का मतलब होता है कि छोटे छोटे हिस्से के भी कानून लागू होने चाहिए, ये संघवाद है। बड़ा का भी लागू हो और संघ का और राज्य का, दोनों का क्या हो? लागू हो। लेकिन कब? जब भारत में आपातकाल लग जाता है या ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जिसमें आपातकाल लागू होने की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उस समय पूरे भारत में राज्यों का कानून लागू न होकर, यानी विधानमंडल का कानून लागू न होकर आपके संसद का कानून लागू हो जाता है। तो आपकी शक्ति, पूरे भारत की शक्ति और जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी भी शक्ति, या उनकी कानून को चलाने की या उनके प्रशासन को चलाने की
जिम्मेदारी आ जाती है राष्ट्रपति के हाथ में। और जो राष्ट्रपति होता है यह ही या राष्ट्रपति के द्वारा चलाई गई क्रिया ही जब एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है तो उसे केंद्रीय संघवाद या अर्धसंघ के नाम से जाना जाता है। अर्धसंघ का तात्पर्य इसलिए कि उस पर न राज्य की हिस्सेदारी होगी न संघ की हिस्सेदारी होगी। अब उस पर हिस्सेदारी का तात्पर्य मैं इसलिए बता रहा हूं कि संघ भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन न संघ का कानून लगेगा न राज्य का कानून लगेगा। कानून किसका लगेगा? राष्ट्रपति का। अब कहेंगे कि राष्ट्रपति तो पारित करवाता है सर, हाँ पारित करवाता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसरण के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। जब कानून बनाया जाएगा तो वैसी स्थिति में भारत अर्धसंघ या केंद्रीय संघवाद की स्थिति में पहुंच जाता है। कुछ लोग भारत के संघ राज्य संबंध को या संघवाद को केंद्रीय संघवाद या अर्धसंघवाद या अर्धसंघ के नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं। यहां तक तो है आपके केंद्रीय संघवाद। जब केंद्रीय संघ है, हम बताए हैं कि जब आपके पास संघ है, क्या है? संघ, तो आपके पास स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाएगी? संघवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कैसी स्थिति? संघवाद की स्थिति। अच्छा चलिए देख लेते हैं। भारत यदि संघ है तो किसका संघ है? राज्यों का संघ है। किसका संघ है दोस्तों? राज्यों का। भारत संघ है तो किसका संघ है? राज्यों का। जो भारत राज्यों का संघ है तो ये आपका संघ भी कानून बनाएगा दोस्त। संघ भी क्या बनाएगा? कानून। और राज्य भी क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। राज्य भी मेरे दोस्तों क्या बनाएगा? कानून। जो राज्य कानून बनाएगा और इस संघ कानून बनाएगा। जब तक भारत में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू है, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू है, तो दोनों की क्या होगी? हिस्सेदारी होगी। दोनों की क्या हो जाएगी? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का तात्पर्य इससे लगाइए कि जो भारत की राज्य व्यवस्था है, ठीक है, यह संघ यानी संसद के द्वारा भी बनाए गए कानून से चलती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाए गए कानून से। और यहाँ पर राज्य का होता है विधानमंडल, तो विधानमंडल के कानून से भी चलती है। इन दोनों की जब व्यवस्था होती है तो संघवाद होता है। क्या होता है? संघवाद। कभी कभी राज्य का कानून लागू न होकर, कब? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की कानून व्यवस्था को रद्द कर दिया जाता है या कुछ समय के लिए निरसित कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं कुछ समय के लिए नल हो गई व्यवस्था। ठीक है। जब निरसित कर दिया जाता है तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के आदेशानुसार पूरे राष्ट्र में लागू हो जाता है। तब शक्ति केंद्र के पास आ जाती है तो उसे केंद्रीय संघवाद के नाम से जाना जाता है। और जब विधानमंडल का कानून लागू न होता है, केवल कानून लागू होता है संघ का, केंद्रीय संघवाद। अब दोनों को बांट कर चलाते हैं तो अर्धसंघ के नाम से केंद्रीय विधानमंडल और केंद्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जब भारत की राज्य व्यवस्था चलती है तो अर्धसंघ कहते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन के द्वारा केवल संघ का व्यवस्था होती है तो केंद्रीय संघवाद के नाम से जाना जाता है। ये जो केंद्रीय संघवाद होता है, केंद्रीय संघवाद होता है, यह उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो संघ से। संघ है तो संघवाद होगा। यदि संघवाद है तो इस संघवाद में मेरे दोस्तों हिस्सेदारी होगी। किसकी हिस्सेदारी होगी? जब आपके पास संघवाद हो जाएगा तो हमको बताइए, बिना संघवाद के आप संघात्मक शासन व्यवस्था बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, जब आप संघात्मक शासन व्यवस्था बनाएंगे तो उस बिना संघ के द्वारा बना ही नहीं सकते हैं। यदि संघ है तो संघवाद होगा। संघवाद हम बता दिए कि छोटे छोटे हिस्से मिलकर जब बड़ा रूप धारण कर ले अपना ही कानून बनवाए। संघवाद। संघवाद के बाद संघात्मक शासन व्यवस्था, जब केवल संघ में चलती है तो खाली संघ की शासन व्यवस्था चले तो संघात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? संघात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। जब अब हमको बताइए, जब संघात्मक शासन व्यवस्था बनेगी तो सरकार के द्वारा बनाया गया कानून कहां पर लागू होगा? केंद्र सरकार का। तो इसका मतलब यदि जहां पर संघवाद है और संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर केंद्र सरकार होगी। कौन सी सरकार होगी? केंद्र। अगर जब केंद्र सरकार है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून संसद में बनाया गया कानून या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य में या पूरे देश में लागू होगा, या कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ सीमित समय पर भी, सीमित क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। वही केंद्रीय संघवाद है।
वही आपका अर्ध संघ है, वही आपका निर्जाति संघवाद है कुछ समय के लिए। लेकिन निर्जाति संघवाद अलग होता है। निर्जाति संघवाद का तात्पर्य इसलिए लिया जाता है कि निर्जाति संघवाद का मतलब कि कुछ विशेष समय के लिए कुछ निश्चित क्षेत्र में लागू हो। आपका क्या बन जाएगा? निर्जातीय संघवाद। चलिए अब आपके पास हम कहें संघ है, संघवाद की व्यवस्था आएगी। संघवाद से संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाएगा कौन? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा दोस्त? केंद्र सरकार बनाएगी। चलिए देख लेते हैं। केंद्र सरकार बनाएगी तो इस केंद्र सरकार का कानून तब तक लागू होगा जब तक राष्ट्रपति शासन है तब। अगर केंद्र सरकार हट गई, अरे केंद्र सरकार हट गई कह रहे हैं, राष्ट्रपति शासन हट गया, तब इसके नीचवा बैठेगी राज्य सरकार और हर एक राज्य में विधानमंडल बनाएगा कानून, और बनाता भी है, ठीक है, वर्तमान में भी है। तो ये विधानमंडल का भी कानून क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। लेकिन केंद्र राज्य संबंध को समझने के लिए इतना काफी नहीं है। केंद्र राज्य संबंध को समझने के लिए इतना काफी नहीं है। जब अब समझे तो भारत संघ है, इसका मतलब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था चलती होगी। कैसी व्यवस्था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसको कहते हैं भारत का संघात्मक रूप। भारत का संघात्मक रूप। अरे भैया जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है मेरे दोस्तों, तो बताइए ये कब व्यक्तिगत शासन चलाता है ना, तो इसको कहते हैं भारत का एकात्मक रूप। क्या कहते हैं? भारत का एकात्मक रूप। जब संघ के द्वारा चलेगा संघात्मक रूप, और ये भारत में एकात्मक सरकार भी जन्म लेती है। कब? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब। तो भारत में संघात्मक रूप और एकात्मक रूप को देखा जाएगा। किसके? भारत के संघ का संघात्मक तथा एकात्मक रूप। इस तरह अब भाई समझ लेंगे, तब आपको जो अभी शुरू में 3 भाग बताए हैं उसको चालू करेंगे। लेकिन हाई दोनों समझेंगे तब। आइए दोनों समझने के लिए इत्मीनान से बैठिए। चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। मिटा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, जल्दी करिए। अब हम लोग देखेंगे भारत का संघात्मक रूप और एकात्मक रूप। अच्छे प्रकार से देखेंगे भारत का संघात्मक रूप और एकात्मक रूप। इन दोनों को समझने के बाद संघ राज्य संबंध एकदम मेरे दोस्तों सरल हो जाएगा। चलिए भारत के संघात्मक और एकात्मक रूप को समझेंगे, दोनों को समझ लेंगे, एकदम सरल हो जाएगा। आइए देखते हैं। यदि भारत संघ, भारत का संघात्मक और एकात्मक रूप ना, भारतीय संघ का टॉपिक बना लीजिए, भारतीय संघ का, संघ का रूप, भारतीय संघ का रूप यानी प्रकार। भारतीय संघ का कितना रूप या कितना प्रकार है? तो भारतीय संघ का 2 रूप या 2 प्रकार मिलेगा। चलिए देखते हैं भारतीय संघ का कितना रूप या कितना प्रकार है? 2 रूप। पहला वाला भारतीय संघ का संघात्मक रूप, भारतीय संघ का संघात्मक रूप। दूसरा का वाला भारतीय संघ का एकात्मक रूप। कैसा रूप? भारतीय संघ का एकात्मक रूप। चलिए संघात्मक रूप और एकात्मक रूप दोनों को क्या करते हैं, देखते हैं कि संघात्मक रूप क्या होता है और एकात्मक रूप क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, अगर इसको छोड़ेंगे दोस्त काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय संघ का संघात्मक रूप में आपको क्या मिलेगा कि हमारे देश में संविधान है और संविधान की क्या होती है? सर्वोच्चता होती है। संघात्मक रूप में क्या होती है दोस्त? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि भारत में कैसा भी कानून बना लीजिए लेकिन संविधान के अनुसार ही चलेगा। पहला बात ही समझिए, भारत में जो सर्वोच्चता दी जाती है किसकी दी जाती है? तो आपके संविधान की दी जाती है कि कैसा भी कानून बनाइए, क्या करिए, उसमें संविधान को सर्वोच्च रखना है, नियम कानून को सर्वोच्च नहीं रखना है। भारत हमारा टूटना नहीं चाहिए, भारत में कुछ डिस्टरबेंस यानी कुछ परेशानियां नहीं आनी चाहिए।
आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये संघ को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? संघ। संविधान की सर्वोच्चता भारत के संघ को क्या करता है? भारत की संघात्मक व्यवस्था को बताता है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, अगला वाला, अगर संविधान की सर्वोच्चता करनी है तो आपको संविधान की सर्वोच्चता किस तरह से कर सकते हैं? तो लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या होना चाहिए? आपके पास लिखित संविधान। यदि आपके पास लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान, यदि आपके पास लिखित संविधान है तभी आप संविधान की क्या कर सकते हैं? सर्वोच्चता कर सकते हैं। नहीं तो वैसे कहेंगे कि नहीं, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, ये था। इस कारण यदि आपको संविधान की सर्वोच्चता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखित संविधान बनाना पड़ेगा। और यह व्यवस्था भारत में क्या है? उपलब्ध है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। जब भारत का संविधान लिखित है तो संविधान क्या हुआ दोस्त? सर्वोच्च हुआ, क्योंकि इसमें नियम कानून बनाए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, परंतु ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का हनन करे। यदि मूल अधिकार का हनन कर देगा तो अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार उसका पुनराविलोकन कर दिया जाएगा। ठीक है, पुनराविलोकन कर दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार हम बताए थे उसमें कौन कौन सा लागू हो जाएगा। 226 भी होगा, कौन कौन सा संविधान अनुच्छेद लागू होगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। अनुच्छेद नंबर 32 भी लगेगा, अनुच्छेद नंबर 226 भी लगेगा। अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार आप किसके पास जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, किसके पास जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। इसका मतलब कि यदि भारत का संघात्मक रूप प्रस्तुत करना है तो आपके पास सर्वोच्च न्यायपालिका भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायपालिका। यदि आपके पास सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई न कोई अपना सिद्ध कर लेगा। क्या? काम सिद्ध कर लेगा। काम सिद्ध करने का तात्पर्य इससे लिया जाता है कि कोई व्यक्ति आया, कर दिया नहीं, संविधान में ये तो लिखित नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं है, चलिए मैं इसको मार देता हूं, कुछ नहीं होगा। क्या है? अलिखित संविधान है, कुछ नियम कानून दूसरा लग जाएगा। अगर नियम कानून लिखित है तो आपको मैं कोई मार दिया तो आप कहीं पर जा सकते हैं। कहां पर जा सकते हैं? न्याय लेने के लिए। न्याय लेने के लिए किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो आपके पास यानी भारत के पास यदि संघात्मक शासन व्यवस्था बनानी है तो भारत के पास संघात्मक रूप में संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, जो है। लिखित संविधान होना चाहिए, यह भी है। हम कहें कि न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका भी है। ठीक है, और वह न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर संसद का अधिकार हो। ठीक है, तीसरा वाला, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। क्या हो दोस्त? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ठीक है, हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य इससे बता रहे हैं कि जो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का हम बात बता रहे हैं, इस पर न संसद का अधिकार होगा, न संसद का अधिकार होगा, न राष्ट्रपति का अधिकार होगा, न इस पर राज्यपाल का अधिकार होगा, न इस पर विधानमंडल का अधिकार होगा। इसमें से किसी का भी इस स्वतंत्र न्यायपालिका पर या न्यायपालिका पर अधिकार नहीं होगा। जब इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा तो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र न्यायपालिका है तो संघात्मक रूप को प्रस्तुत कर रही है। किसको प्रस्तुत कर रही है? संघात्मक रूप को प्रस्तुत कर रही है। अच्छा, संघात्मक रूप को प्रस्तुत तो कर रही है, क्या कुछ ऐसा कानून यदि भारत में बन गया हो या भारतीय संविधान में बन गया हो तो उसको दूर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा। तो इसका मतलब कि संघात्मक रूप को यदि प्रस्तुत करना है, ठीक है, किसको प्रस्तुत करना है? संघात्मक रूप को यदि प्रस्तुत करना है या बताना है तो इसका मतलब हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो है अनुच्छेद कर रहे हैं आपके 4 नंबर पर, देख लीजिए, संविधान संशोधन की प्रणाली भी है। किसकी प्रणाली? संविधान संशोधन की प्रणाली भी है कि नहीं है दोस्त? है, संविधान संशोधन की प्रणाली है। अच्छा है ना, संविधान संशोधन की क्या है दोस्त? प्रणाली है। तो हमारा जो देश है ये संघ और राज्य में क्या है? बटा हुआ है। संघ और राज्य के द्वारा चलता है। इसका मतलब कि क्या हमको केवल शक्ति राज्य के पास दे देनी चाहिए? तो संघ क्यों बनाए हैं? जब राज्य को शक्ति दे रहे हैं तो संघ क्यों बनाए हैं? अच्छा, संघ को दे दे क्या? अच्छा, संघ को दे देंगे तो भाई राज्य भीख मांगेंगे कटोरा लेकर कि ए संघ तनी हमके 5 गो रुपया देता।
नहीं, इसका मतलब कि संघ और राज्य के बीच में पूरे देश के पास एकत्रित होती है शक्ति। तो संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संघ राज्य में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। शक्ति का मतलब वही बताई है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, जो शक्तियों का बंटवारा है हम वही बताए हैं कि कितने प्रकार से शक्ति को बांटा गया। 3 प्रकार से, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध। यही है शक्तियों का बंटवारा। चलिए, यदि शक्ति का बंटवारा कर दिए हैं तो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन, शक्तियों का बंटवारा, इतना तो आपके पास उपलब्ध है। ठीक है कि नहीं? संविधान संशोधन है। अगर भैया संविधान संशोधन नहीं होता, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो आपके मूल अधिकार का हनन करते हैं, उसको उसी में छोड़ दीजिए। अच्छी बात है? नहीं बात है। इसका मतलब संशोधन करके उसको क्या करना चाहिए? दूर कर देना चाहिए। और वैसी व्यवस्था हमारे संविधान में है भी। चलिए, अच्छा है, सब कुछ रहकर क्या करेगा? होती है कानून बनाने के लिए संसद। क्या होती है? संसद। तो संसद में उच्च सदन भी चाहिए। संसद में उच्च सदन भी चाहिए। संसद में यदि उच्च सदन नहीं होगा तो जो आपका निम्न सदन है, यह निम्न सदन कानून बनाकर पास कर देगा। अब कैसा हूं कानून बना दे, आपको पास करना पड़ेगा। लेकिन इस संसद में बैठता है 3 लोग। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इन तीनों लोगों से मिलकर क्या बनती है? संसद। तो लोकसभा निम्न सदन होता है। तो जहां पर संघात्मक रूप प्रस्तुत करना होता है वहां पर एक उच्च सदन होता है। और हमारे यहाँ उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। हमारे यहाँ उच्च सदन है क्या? तो राज्यसभा है। पहला बात समझिए, क्या क्या चाहिए संघात्मक रूप प्रस्तुत करने के लिए? संविधान की सर्वोच्चता हमारे पास है, लिखित संविधान हमारे पास है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, जिला न्यायालय। पीछे जाकर देख लीजिएगा, इसकी हमने कक्षा छोड़ दी है यूट्यूब में, प्ले लिस्ट में भी मिलेगी। हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, शक्तियों का बंटवारा है। भैया वही तो पढ़ने जा रहे हैं आज, अभी वही ना पढ़ेंगे, शक्तियों का बंटवारा। संसद में उच्च सदन का होना, या तो सदन में उच्च सदन का होना संसद में, वो भी है। चलिए देखते हैं कि कब भारत एकात्मक रूप में बदल जाता है। तो हम बताए हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो भारत किस रूप में बदल जाता है? एकात्मक रूप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे एकात्मक रूप प्रस्तुत करने के लिए इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एकात्मक रूप वैसे भी बदल जाता है, केवल संघ में पूरी शक्ति निहित हो जाती है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन और एकात्मक रूप कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता? बोलिए, एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता। भारत में क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता के द्वारा ही एकात्मक रूप को बताया जा सकता है। एकल नागरिकता के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? हाँ, एकल नागरिकता के द्वारा ही एकात्मक रूप को बताया जा सकता है। ये बताइए हमको, राज्य के पास ज्यादा शक्ति है कि केंद्र के पास? केंद्र के पास। तो दूसरका वाला एकात्मकता को क्या दर्शाता है? कि केंद्र के पक्ष में, दूसरका वाला क्या दर्शाता है? कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। देखेंगे भाई साहब, तो केंद्र के पक्ष में क्या होती है? ज्यादा शक्ति होती है, एकल नागरिकता है। कभी कभी ये जो न्यायपालिका है स्वतंत्र तो है, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं तो उसके बाद कहीं पर जा नहीं सकते। तो जो ये न्यायपालिका होती है यह एकीकृत न्यायपालिका हो जाती है। कैसी न्यायपालिका हो जाती है? एकीकृत न्यायपालिका हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका। जब आप अंतिम पायदान पर पहुंच जाते हैं, कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ भैया चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब इसके ऊपर तो है नहीं, यदि कुछ अपना निर्णय सुना देगी
तो आप बदल नहीं सकते हैं, आपको मानना अनिवार्य है। ये अगर निर्णय सुना दी कहेंगे कि जाऊंगा हाई कोर्ट, जाइए हाई कोर्ट चले गए, अगर योग गलत निर्णय दे दिए तो सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट जो बात कह दी तो आप बाबू एकदम आपको क्या करेगा, मानना पड़ेगा। यही एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका? एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। फिर इसके बाद आपातकाल लागू होता है। क्या होता है भारत में? आपातकाल लागू हो जाता है। तो आपातकाल चौथा वाला देखिए, आपातकाल में एकात्मक शासन आपातकाल रहता है। ठीक है। आपातकाल में एकात्मक शासन, आपातकाल में एकात्मक शासन। आपातकाल में कैसा शासन हो जाता है मेरे दोस्तों? एकात्मक शासन हो जाता है। कैसा शासन? एकात्मक शासन हो जाता है। जो ये आपातकाल लगता है उस समय खाली राष्ट्रपति का ही नियम चलता है। किसका नियम चलता है? राष्ट्रपति का। और यही आपातकाल में एकात्मक शासन को बताता है। एकल नागरिकता सभी लोग समझ रहे हैं। केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा, हम कहें कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन राज्य को ज्यादा शक्ति नहीं दी जाती है, संघ के पास ज्यादा शक्ति होती है। तो केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। एकीकृत न्यायपालिका, अंतिम पायदान पर पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास तो जो न्यायपालिका हो जाती है यह एकीकृत है। हाँ स्वतंत्र है, मानते हैं, लेकिन अंतिम बार निर्णय सुनाने के बाद बदल नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम बदलेंगे वही राष्ट्रपति के पास। अब किस अनुच्छेद का प्रयोग करके जाएंगे? तो क्षमादान की शक्ति है। एक कमेंट में बताइए कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। हाँ, और एकात्मकता को कैसे दर्शाता है? तो जो अब राज्य, ये तो पूरा देश के लिए हो गया हाई वाला, ठीक है, लेकिन अब राज्य में लगाना है तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, कभी कभी राज्यपाल की नियुक्ति, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राज्यपाल के हाथ में राज्य का पूरा शासन चल जाता है। कब चल जाता है? इसका हमने वर्णन किया है, बताया है कि जब आपकी विधानमंडल, ठीक है, आपका विधानमंडल भंग हो जाती है या विधानमंडल कार्य करने की योग्य नहीं रहती है, तब पूरा शासन सत्ता राज्य के राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। उस समय राज्यपाल जो होता है राज्य का मुखिया हो जाता है। ठीक है, और राज्य उस समय किसके हाथ में चला गया? राज्यपाल के। राज्यपाल उस समय हो जाता है तानाशाह, गर्दा मचाता है, जहां होगा तो हाँ एकदम गर्दा में अपना शासन चलाएगा। और ये राज्यपाल यहाँ तो ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में चल जाता है शासन। राष्ट्रपति जो कि अभी जब शासन व्यवस्था व्यवहारिक रूप में चल रही है तब आपका राष्ट्रपति फूफा जी बन के बैठा है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, केवल साइन करवाते हैं उससे, हस्ताक्षर। लेकिन जब आपातकाल लागू हो गया बाबू, मारेगा ना कि गर्दा मचा कर रख देता है राष्ट्रपति, और ये अपने पास पूरी शक्ति को ले लेता है। विधानमंडल का कुछ औकात नहीं है, विधानमंडल का तो राज्यपाल के पास कुछ औकात नहीं है। जब मारेगा राज्यपाल धुआं छोड़ देते हैं लोग, मुख्यमंत्री को मार देगा कि भंग करवा देगा विधानसभा के चुनाव हुए ये राज्यपाल, और उस हरियाणा ही मारेगा कि लोकसभा के चुनाव भंग करा देगा राष्ट्रपति। अब तब भैया उस समय राज्यपाल और राष्ट्रपति से बच कर रहना चाहिए। लोग सोचते हैं कि इनके पास कोई पावर नहीं है। अरे वाह, मैं संविधान बनाने वालों को नमन करता हूँ, गजब का बनाया है संविधान। सोच लीजिए, जब व्यवहारिक रूप में है तो कुछ नहीं है, जब अपने औकात पर आ जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल ना चीर फाड़ कर देगा विधानमंडल का और आपकी संसद का। चीर फाड़ करने का मतलब ये है कि दोनों विधायिका है, ये विधायिका का अंग है, ठीक है, विधानमंडल और संसद दोनों विधायिका है, कुछ नहीं करेंगी। राष्ट्रपति फाड़ के प्रस्ताव हुआ फेंक देगा, जा कुछ कर सकते हैं ना। एकरे पास प्रस्ताव लेकर आएंगे, यो अपने पास रख लेगा, अपने पास एकरे पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर देगा। आई कह देगा कि अनुच्छेद नंबर 200 के अनुसार मैं राष्ट्रपति के पास रख रहा हूँ, राष्ट्रपति के लिए भेजूंगा। अब भेजता रह जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। तब उस समय राज्यपाल की नियुक्ति का मतलब समझ में आता है कि काहे राज्यपाल आया। नमन करता हूं भाई साहब ऐसे संविधान बनाने वाले को, पूरी अपनी BN राव, BR अम्बेडकर
और संविधान के निर्माताओं को मैं चरण छूकर स्पर्श करता हूं दोस्त कि कितना अच्छा संविधान बनाए। संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक प्रकार का दर्शन है। संविधान एक प्रकार का क्या है? दर्शन। दर्शन का मतलब ये होता है कि संविधान के विचारों को पढ़िए। संविधान कहना क्या चाहता है? हाँ, मानता हूं कि व्यवहारिक रूप में संविधान कुछ अलग है और जो आपका लिखित है वो अलग है। व्यवहार में जो लिखित है वो व्यवहार में लागू नहीं होता है। बस थोड़ा सा यही परेशानी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आशा करता हूं कि जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ, कहाँ देख रहे थे? एकात्मक रूप में एकल नागरिकता, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल में एकात्मक शासन। आपातकाल लगेगा तो एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, राष्ट्रपति के पास। अगर राज्य में लग गया तो राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। अब बहुत खतरनाक आता है। चलिए, हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको बताइए कि राज्य के लिए अलग संविधान है, संघ के लिए अलग ना। तो अगला वाला मिलेगा कि संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। संघ और राज्य के लिए संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। एक ही संविधान। सोचिए बाबू, संघ और राज्य के लिए क्या है? संविधान एक ही है। एक का संविधान एकात्मक प्रतिरूप या एकात्मक रूप को दर्शाते हैं। एक ही संविधान ना है कि दो है? बोलिए, सबके लिए एक ही है। हाँ, कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन दोनों का कानून, दोनों का संविधान एक ही है, संघ का भी और राज्य का भी। हाँ, और क्या है? तो आपको मिल सकती है कि हाँ, संविधान में जो संशोधन है सरलीकृत है। सही है, ये आपके एकात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, हो गया। अगला वाला देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। संविधान संशोधन में सरलीकृत, इसका कोई मतलब नहीं है कि आसानी से संविधान को संशोधन किया जा सकता है और आसानी से नहीं भी किया जा सकता है। बताए थे कि विशेष बहुमत से और साधारण बहुमत से। ठीक है, इतना सब कुछ करने के पश्चात अब हम लोग चलने वाले हैं संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिखे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे दोस्त संघ राज्य संबंध की ओर। अब यहां से शुरू होगी हमारी कक्षा संघ राज्य संबंध। चलिए देखते हैं कि संघ राज्य संबंध है क्या। ये जो आपका लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसके लिए आप लोग परेशानी मत उठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझिए कि हमारी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। पूरा बात आप समझेंगे कि संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध क्या है। आइए देखते हैं। संघ या केंद्र राज्य संबंध, इसी का है शक्तियों का बंटवारा। संघ राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा हमने बताया क्या? ये अभी इसी कक्षा में थोड़ा सा पीछे बताए थे कि संघ राज्य संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में किया जाता है तथा अनुच्छेद नंबर 245 से 263 के बीच है। परंतु संघ राज्य संबंध या शक्तियों का बंटवारा 3 भाग में किया जाता है। कौन कौन सा? 1 2 3। पहला वाला क्या बताए थे? विधायी संबंध। पहला वाला हम क्या बताए थे दोस्तों? विधायी संबंध। ठीक है, पहला वाला विधायी संबंध। दूसरा वाला प्रशासनिक संबंध। दूसरा वाला क्या बताए थे? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध। तीसरा वाला क्या बताए थे? तो तीसरा वाला बताए थे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, पीछे हम समझाने के लिए बताए हैं। चलिए देखिए,
विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का वर्णन अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 255 तथा इसका वर्णन 255 से लेकर 263 तक है। ठीक है, और इस भाग का वर्णन इतना तक है। इसका मतलब कि इन दोनों का वर्णन भाग नंबर 11 में, इन दोनों का वर्णन भाग नंबर 11 में तथा इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 263 से लेकर 293 तक है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 में मिलता है। इसमें मिलता है भाग नंबर 12 में मिलता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विधायी संबंध। किसको शुरू करेंगे? विधायी संबंध। तो विधायी संबंध संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध का पहला टॉपिक मिलेगा विधायी संबंध। विधायी संबंध को देखेंगे फिर प्रशासनिक संबंध को, तब आपका भाग नंबर 11 खत्म हो जाएगा। लेकिन केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ते हैं और 3 टॉपिक 2 भाग में पढ़ते हैं, भाग नंबर 11 और भाग नंबर 12। सरल से पढ़ाएं, सरल से बता रहे हैं भाई साहब। अब हम लोग क्या करते हैं, केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध पढ़ते हैं। अब इसको मिटा लीजिएगा, चाहे तो पीछे लिखे भी हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। अब देखेंगे विधायी संबंध। विधायी संबंध क्या होता है और विधायी संबंध स्थापित कैसे होता है, इसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। आइए देख लेते हैं। विधायी संबंध में संघ राज्य संबंध का पहला टॉपिक विधायी संबंध। कौन सा टॉपिक मिलेगा दोस्तों? विधायी संबंध। विधायी संबंध का वर्णन अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर अनुच्छेद नंबर 255 के मध्य है। अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर अनुच्छेद नंबर 255 के बीच विधायी संबंध। ऐसा संबंध ध्यान से सुनिए, ऐसा संबंध जो केंद्र और राज्य के बीच विधि या कानून बनाने से संबंध रखता हो। ऐसा संबंध या केंद्र और राज्य के बीच में स्थापित ऐसा संबंध जो कानून या विधि बनाने से संबंधित हो उसे विधायी संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध जो कानून या विधि बनाने से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित रखता हो उसको विधायी संबंध के नाम से जाना जाता है। इस विधायी संबंध का दूसरा का नाम है कानूनी संबंध, या तो इसी को कह सकते हैं विधायी या कानूनी या विधि संबंध। ठीक है, चलिए इसका वर्णन कितने भाग में किया जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, इसका संबंध मुख्यतः 2 भाग में और सामान्यतः 4 भाग में किया जाता है। इसका संबंध या इसका वर्णन मुख्यतः 2 भाग में और सामान्यतः 4 भाग में। पहला वाला क्या मिलेगा, दूसरा वाला क्या मिलेगा, तीसरा वाला क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग देखिए, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला विधायी संबंध को हम लोग देख सकते हैं क्षेत्र के आधार पर या क्षेत्र के, हाँ लिख लीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। पहला वाला क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध, क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध। दूसरा वाला विषय के आधार पर विधायी संबंध। पहला वाला क्षेत्र के आधार पर, दूसरा वाला विषय के आधार पर विधायी संबंध। ठीक है, दोनों का समझिए मतलब। ये आई खाली क्षेत्र में, ये कहेगा कि किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, ये कहेगा ना कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। आई कहेगा कि किस क्षेत्र में कानून कौन बनाएगा, मतलब किस क्षेत्र पर राज्य कानून बनाएगा और किस क्षेत्र पर विषय, अरे किस क्षेत्र पर, इस कहता है कि किस क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, कौन कानून बनाएगा। ये कहता है कि किस क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, और यही कहता है कि
किस विषय पर कौन कानून बनाएगा? किस विषय पर कौन कानून बनाएगा? इसका कहने का मतलब है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। कानून का मतलब विधि। हाई कहता है कि किस क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, मतलब कामा के कानून बनाई। हाई कहला कि कौने विषय पर के कानून बनाई। दुया भाग में मुख्य रूप से, लेकिन सामान्य रूप से हम कितने भाग में इसको बताए हैं? 4 भाग। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा? संसद का तीसरा वाला हो जाएगा कि संसद का राज्य के विषयों पर संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून या विधि बनाने का अधिकार। संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का क्या हो जाएगा? तीसरा वाला अधिकार। चौथा वाला लगे हाथ देख लीजिए कि चौथा वाला क्या मिलेगा आपको। चलिए, संघ का राज्य के विषयों पर संघ का राज्यों के विधि बनाने, संघ का राज्यों के विधि बनाने की शक्ति पर नियंत्रण। चलिए, इसको कितने भाग में बांटेंगे दोस्त? 4 भाग में। पहले का वाला विधायी संबंध अनुच्छेद नंबर 245 से 255 के बीच है। कितने? 245 से 255 के बीच है। चलिए, क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध और विषय के आधार पर। तीसरा वाला संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला संघ का राज्यों के विधि बनाने की शक्ति पर नियंत्रण। चलिए, अब पहले का मतलब समझिए कि जो ये क्षेत्र के आधार पर नियंत्रण है कि किस क्षेत्र पर कानून बनाएगा, मतलब मैं राज्य, ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि कहाँ राज्य कानून बनाएगा और कहाँ पर संघ कानून बनाएगा, या तो संसद। इसका मतलब है कि किस विषय पर राज्य बनाएगा और ये किस विषय पर संघ बनाएगा। हाई कह रहा है, अच्छा संघ बनाएगा, ठीक है, लेकिन हाई कह रहा है ना कि संसद का राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। राज्य के लिए कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य के लिए कुछ विषय हैं और इन विषयों पर भी आपका संसद कानून बना सकती है। तो ऐसी स्थिति 5 बार आएगी। कितनी बार? 5। इन स्थिति को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। और संघ का राज्यों के विधि बनाने की शक्ति पर नियंत्रण, मतलब राज्य अपने क्षेत्र से बाहर भी कानून बनाता है कभी कभी, तो उसको रोकने का काम करता है कौन? ये चौथा वाला। लेकिन हाई जो है क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध, इसका वर्णन है 245 में, अनुच्छेद नंबर 245, और इसका वर्णन है अनुच्छेद नंबर 246 में। चलिए, अनुच्छेद नंबर 245 और 246, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, देखते हैं जल्दी से। तो ये जो आपका हो गया विधायी संबंध, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों ने देखा क्या इस कक्षा में? एकात्मक, संघात्मक, संघ, संघवाद, निधि जाति संघवाद, अर्ध संघवाद और केंद्रीय संघवाद, इतना देखा। फिर हमने देखा है विधायी संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में जितना जानकारी थी मेरे दोस्तों, हमने आप लोगों को क्या कर दिया है? उपस्थित कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे, तो अब पहलका वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला तो बांट दिए हैं, उसमें से पहलका वाला हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध को जब अगली कक्षा में आएंगे हम लोग तो क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब को क्या करना है? हम लोगों को देखना है। चलिए, तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए और मिलेंगे जब अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में, तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, आगे मिलेंगे।